वैसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इंडियन पुलिस सर्विसेज में आना चाहते हैं और अपनी सेवा इस देश को देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक लाइव एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं एसीपी आशीष कुमार जी, जो कि आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद हैं। और आज सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एज ए एसीपी इनकी जो प्रोफाइल होती है, इनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, साथ में दोस्तों एसीपी बनने की जो ये प्रोसेस होती है, यहाँ तक ये सर पहुँचे हैं तो इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है, साथ में दोस्तों इन्होंने किस तरह तैयारी की थी और क्या क्या इनको परेशानियाँ आई थी। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं इस समय एसीपी पश्चिम बिहार आउटर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। तो सर ये एसीपी यूपीएससी के थ्रू आप मतलब यूपीएससी के थ्रू आए या फिर कैसे, क्या रहा है जर्नी मतलब? हाँ, मैं 2017 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू मैंने डैनिप सर्विस ज्वाइन किया, उसी के थ्रू मैं एसीपी बना। सर ये डैनिप क्या है मतलब? एक्चुअली यूपीएससी में 24 सर्विसेज हैं। अच्छा। तो उन 24 सर्विसेज में डैनिप्स एक सर्विस है। इसको हम दिल्ली, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस के नाम से जानते हैं। तो जो इंडियन टेरिटरीज में जो ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं तो वो डैनिप सर्विस के थ्रू आते हैं पुलिस में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट्स में दो तरीके की सर्विसेज होती हैं, एक आईएएस, एक आईपीएस, और उसके अलावा स्टेट सर्विसेज होती हैं। अच्छा, हाँ। तो इंडियन टेरिटरीज में कोई स्टेट्स लाइक सर्विसेज नहीं होती हैं, तो उनके लिए जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही करता है। तो डैनिप्स में एक्सेप्ट पौंडीचेरी सारे ही यूनियन टेरिटरीज आती हैं। ओके, एक्सेप्ट पौंडीचेरी सारे यूनियन टेरिटरीज इसमें डैनिप में आएगी। पौंडीचेरी के लिए अलग से एक पुलिस सर्विस है पौंडिप्स, वो भी सिविल सर्विस के द्वारा ही रिक्रूट की जाती है। इसीलिए उसको अलग है। अच्छा सर, अभी ये लद्दाख और जो कश्मीर वो यूनियन टेरिटरीज बनी है, तो वो वहाँ पे भी डैनिप के थ्रू ही मतलब पोस्टिंग होगी? अभी उसका क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उसको अगमुट कैडर में रखा गया है। तो अगमुट कैडर में कुछ लोगों की भी पोस्टिंग लद्दाख में हुई है, आईएएस ऑफिसर्स की। तो होपफुली हमारा कैडर भी जो डैनिप्स कैडर है उसको एक्सटेंशन करके उनकी पोस्टिंग वहाँ पर होगी। ठीक है सर। चूँकि सर ये एक इंडियन पुलिस सर्विसेज एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और एक अगर माना जाए सर जो आर्मी डिफेंस होती है वो देश की सेवा करते हैं, उसी तरह मेरा मानना है और सभी लोग मानते हैं कि जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है वो भी कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं इस देश को दे रही हैं। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में आने का क्या आपका मतलब मकसद था? इंडियन पुलिस सर्विसेज में क्यों आना चाहते थे आप? एक्चुअली मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम 3 बार क्वालिफाई किया। ओके। तो मुझे पहली बार में कोई सर्विस अलोकेट नहीं हुई, क्योंकि मैंने सारी ग्रुप ए सर्विसेज ही फिल की हुई थी। सेकंड टाइम में मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला 2016 में। उसके बाद मैंने दोबारा एग्जाम दिया सिविल सर्विस 2017 का। तो उसके थ्रू मैंने जो मेरी प्रेफरेंसेस थी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और डैनिप्स एंड डैनिक्स थी। तो मुझे डैनिप्स मिला उसके थ्रू। तो उसकी प्रेफरेंस मेरी ये थी क्योंकि मैं शुरू से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ही जाना चाह रहा था। तो या तो ये पुलिस जॉब थी या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी, जहां से हम डायरेक्ट पब्लिक के बीच में टच में रह सकते थे, ताकि बहुत सारी चीज़ों को जो कई बार लगता है कि हम डायरेक्ट उनकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों सर्विसेज के थ्रू ही कर सकते हैं। और बाई हार्ड लक मुझे आईएएस या आईपीएस नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि जो आईएएस और आईपीएस के पैरेलल सर्विसेज हैं, एक तो डैनिप्स है यहाँ पे दिल्ली में, एक डैनिप्स है। तो डैनिप्स मुझे ज़्यादा सुटेबल लगी क्योंकि मेरी पर्सनालिटी को सूट करती है। और मुझे लगता है कि मुझे पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट भी था, क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में थे। तो मैंने बचपन से उन चीज़ों को देखा भी है। और प्लस थोड़ा मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजिकल है, तो मुझे लगा मैं साइबर क्राइम या फिर कोई भी उन चीज़ों में पुलिस की काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने पुलिस सर्विस चूज की। बहुत बढ़िया। तो सर के पास वो सारी एक्सपर्टीज़ थी, साइबर क्राइम जैसे बता रहे थे सर, उसका नॉलेज था, प्लस इनके फादर भी पुलिस सर्विसेज में थे। तो ओवरऑल इनकी ये जो इंटरेस्ट एरिया रहा, और इसकी वजह से सर जो है आज एसीपी हैं दिल्ली पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन में। सर अगर कोई स्टूडेंट एसीपी बनना चाहता है तो ऑब्वियसली उनको ही और शी विल गो थ्रू यूपीएससी, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? एलिजिबिलिटी हो गई या फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह भी अगर आईपीएस के लिए देखी जाती है, तो ये सारी चीज़ें सर बताइए। दिल्ली में एसीपी बनने के 3 चैनल्स हैं। पहला चैनल है
आप यूपीएससी के थ्रू आ सकते हैं, तो उसमें दो चैनल्स हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट आईपीएस बन के आते हैं। करेक्ट। जो भी डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं वो दिल्ली में 4 इयर्स के लिए एसीपी रहते हैं। आफ्टर 4 ईयर वो एडिशनल डीसीपी पर प्रमोट हो जाते हैं। उसके अलावा जो सेकंड सर्विस है डानिप्स, जिस सर्विस से मैं बिलोंग करता हूँ, ये भी यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट एसीपीस आते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 ईयर्स तक एसीपीस रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये एडिशनल डीसीपी में प्रमोट हो जाते हैं। थर्ड सर्विस है जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर ग्रेड है, वो सब इंस्पेक्टर ग्रेड से रिक्रूटमेंट होके वो इंस्पेक्टर में प्रमोट होते हैं। उनका नेक्स्ट प्रमोशन एज ए एसीपी होता है। तो उस चैनल में अप्रॉक्सीमेटली उन्हें 32 to 35 ईयर्स लगते हैं। तो ये 3 चैनल्स हैं जिसके थ्रू दिल्ली पुलिस में आप एज ए एसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। और मतलब अगर आप एसीपी बनना चाहते हैं तो जैसा कि सर ने बताया 3 रूट है, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आईपीएस, एसीपी देन डीएसपी, ये तीनों चीज़ें हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इन तीनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है और इनके जो वर्क प्रोफाइल होते हैं, एरिया और वर्क होते हैं, इनमें क्या अंतर, तो सर उसके बारे में बताइए। देखिए 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो आपने मर्ज किए हैं कि एक आईपीएस एसीपी और एक डानिप्स एसीपी। पहले मैं वो बताऊँ, दिल्ली के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट पर हो वो मैटर करती है। तो चाहे एसीपी वो सब इंस्पेक्टर से बन के आया हो, चाहे वो डानिप्स कैडर से हो या वो आईपीएस कैडर से हो, एसीपी ही है। ऑलमोस्ट सिमिलर फैसिलिटीज, सिमिलर सर्विसेज, सारी चीजें हैं। बस थोड़ा प्रमोशन का डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया कि आईपीएस ऑफिसर सिर्फ 4 साल के लिए एसीपीस रहते हैं। 4 साल बाद वो प्रमोट हो जाते हैं, उनका प्रमोशन फास्ट है। तो नेक्स्ट प्रमोशन का एडिशनल डीसीपी होता है। सिमिलरली जो डानिप्स कैडर के ऑफिसर्स हैं उनको 10 साल लगभग लग जाते हैं प्रमोशन में, तो वो अगला उनका प्रमोशन एडिशनल डीसीपी होगा। तो जो लेंथ है बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ना तो वर्किंग में डिफरेंस है, ना पोस्टिंग में डिफरेंस है, ना मतलब और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आप सैलरी पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है सैलरी का, क्योंकि वो ग्रुप ए सर्विस है, ये ग्रुप डी सर्विस है। तो थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंस है, अदरवाइज वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एसीपी और डिप्टी एसपी में। करेक्ट। ये दोनों अलग सिस्टम बोल सकते हैं हम। एसीपी एक कमिश्नरेट सिस्टम का पार्ट है। डिप्टी एसपी के पास एक सर्किल होता है जिसको हम सीओ बोलते हैं। उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं। तो एसीपी हम बोल रहे हैं कि इमर्जिंग या मॉडर्न सिस्टम है पुलिसिंग का, जिसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत सारे डिसीजन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन खुद ले सकते हैं। जो डिप्टी एसपी है उसको बहुत एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए वो अपने मजिस्ट्रेट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट पावर नहीं है तो कई बार डिले हो जाता है डिसीजन में। सपोज कि अनमैनेज्ड क्राउड है और उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, तो एक सीओ या डिप्टी एसपी उस पर एक्शन नहीं ले सकता है। वो किसी भी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेगा और उस मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने के बाद ही वहाँ पर एक्शन लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एसीपी है तो वो इमीडिएटली कोई डिसीजन ले सकता है वहाँ पर, तो क्विक डिसीजंस होते हैं। इसके अलावा एसीपी सिस्टम में जो सर्किल्स होते हैं वो छोटे छोटे कर दिए जाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अगर हम लखनऊ का एग्जांपल लें अभी, तो पहले वहाँ पे एक एसएसपी हुआ करते थे। इस समय वहाँ 15 डीसीपीस होते हैं। जब 15 डीसीपीस होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को अच्छे से इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है। सुपरविजन अच्छे से हो सकता है। ठीक है, और डीसीपीस एसएसपी एक होते हैं। उसके बाद डीसीपीस के भी कई, डीसीपी 1, 2, 3। इसके बाद हम डीसीपी क्राइम बनाते हैं, डीसीपी वीमेन सेल्स बनाते हैं, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं, डीसीपी ट्रैफिक बनाते हैं। तो जो सेग्रीगेशन ऑफ वर्क है उससे लॉ एंड ऑर्डर और प्रिवेंशन काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये सिस्टम है दोनों में, ये बेसिकली डिफरेंस है। सो ये बहुत मतलब दूर से लोगों को लगता है कि मतलब इस तरह से सारी चीज़ें चलती होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, जैसा कि सर ने बताया। तो ये एक बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को एक सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको मैनेज किया जाता है बहुत ही ऊंचे पैमाने पे। सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनको जैसे कि वो फिज़िकली हाइट नहीं है उनकी और फिज़िकली वो उतने स्ट्रांग नहीं, बट वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो इंडियन पुलिस सर्विसेज में आए, तो कई ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनका मेडिकल में वो अनफिट आए या बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सर वैसे स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए? वो अगर इंडियन पुलिस सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है फिजिकल ग्राउंड पे, तो इस तरह के जो कंडीशन होते हैं इसमें क्या करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट? देखिए, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं वहाँ पे एक फिजिकल स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, क्योंकि उसकी कई सारी रिक्वायरमेंट हैं।
सपोज कि अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो कई बार आप 24 आवर 48 आवर्स लगातार ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। सपोज करिए कोई कलर ब्लाइंड पर्सन है तो कलर ब्लाइंड पर्सन को कलर्स में डिफ्रेंसिएशन ही नहीं पता चल पाएगा, तो हमें ट्रैफिक लाइट पर अगर वो डीसीपी ट्रैफिक है अचानक उसको कुछ देखना है तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पर हम कलरिंग पैटर्न यूज करते हैं पुलिस में। सेकंड, अगर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो एक पर्सनालिटी भी उसको वो दिखती है वहां पर। तो एक पर्टिकुलर हाइट, एक मेडिकल स्टैंडर्ड चीज़ों को डिसाइड किया गया है ताकि वो, क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो थोड़ी हार्ड हैं। अगर हम और सर्विसेज से बोलें तो पुलिस की ड्यूटी कंपैरेटिवली हार्ड है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए मेडिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, साइकोलॉजिकली फिट होना, ये बहुत ही प्रीलिमिनरी क्राइटेरियाज हैं। तो वो क्राइटेरिया हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर वो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो पाएंगे, अब किसी को हाइट 5 फीट है तो डेफिनेटली वो आईपीएस में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी हाइट की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर वो कलर ब्लाइंड है तो वो भी नहीं जा पाएगा। उससे बेटर है कि और भी सर्विसेज हैं, यूपीएससी में 24 सर्विसेज हैं, तो उनमें से वो कोई भी और सर्विस चूज कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है कभी भी, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिल पाती हैं, लेकिन हमें जो मिला है हमें उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो और ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है इन 24 सर्विसेज में जहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बस दो अलग अलग सर्विस का अलग अलग नेचर है। नेचर ऑफ वर्क है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, नेचर ऑफ पब्लिक से इंटरेक्शन है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन उस डिफरेंस होने के बाद भी अगर आपके अंदर करने की ललक है तो आप खुद आप आगे आकर सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं। करेक्ट सर। अब एज एसीपी आपको कितना वक्त हो गया इस प्रोफाइल पे? मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स हो जाएंगे जनवरी में। मैंने 2019 में ज्वाइन किया था, तो उसमें 2 साल की ट्रेनिंग रहती है लगभग। तो एज ए पोस्टिंग अगर देखा जाए तो मैंने फरवरी में ज्वाइन किया, तो एज ए पोस्टिंग में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स हुए हैं सिर्फ। सर, एसीपी के बाद प्रमोशन होगी, इसके बाद क्या होगा, मतलब आगे क्या? हाँ, एसीपी के बाद एडिशनल डीसीपी, एडिशनल डीसीपी के बाद डीसीपी, और डीसीपी के बाद ऑलमोस्ट सेम प्रमोशंस हैं जो आईपीएस कैडर्स के रहते हैं। ओके, ठीक है, प्रमोशन सेम हैं, बस थोड़ा डिले रहते हैं। डिले रहते हैं। डीसीपी डैनिश में आपको एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, ये 3 प्रमोशन इस कैडर में हैं। उसके बाद जब आपका इंडक्शन आईपीएस में हो जाएगा तो तब आपको प्रमोशन मिलेंगे। फिर एडिशनल कमिश्नर आप बनेंगे, एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर बाद स्पेशल कमिश्नर। तो रेयरली कोई स्पेशल कमिश्नर तक पहुंचता है, अदरवाइज ज्वाइंट कमिश्नर तक तो वो लोग पहुंच जाते हैं। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन, अगर एसीपी मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज नहीं होती और तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होता आपके एज ए करियर, अगर आपकी बात की जाए? मैं 23 ईयर से ही ग्रुप ए सर्विस में हूँ। मैं 2006 में एज ए साइंटिस्ट डीआरडीओ में ज्वाइन किया था। तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। ऑलरेडी नेट, जेआरएफ और मैथ्स के लगभग मैंने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो अगर मान लो, पहली बात तो मैं जॉब में ही था सिविल सर्विस में आने से पहले ही, अगर उससे पहले होता तो शायद मैंने वो कभी सोचा भी नहीं था, और हो सकता शायद फिर मैं टीचिंग में जाता, पीएचडी करता। क्योंकि मैंने आईआईटी में, मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने एमटेक कर रहा था, तो उसी समय मेरी जॉब लग गई थी। तो जॉब लगने के बाद मैंने डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया, मेरी दिल्ली में ही पोस्टिंग थी। तो एज ए साइंटिस्ट मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर वहाँ पर काम किया है। उसके बाद मैं सिविल सर्विस मैंने ज्वाइन किया। सो दोस्तों, हमारे साथ आशीष कुमार जी थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पश्चिम बिहार दिल्ली पुलिस स्टेशन। और सर ने, जैसा कि आपने सुना, सर का प्रोफाइल बहुत ही हेवी रहा है अब तक, एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर देखी जाए। और चूंकि एक फैमिली बैकग्राउंड थी, फादर भी इंडियन पुलिस सर्विसेज में थे और इनकी भी ख्वाहिश थी, इनकी भी इंटरेस्ट फील्ड है, और सर आज इस पोजीशन पे हैं, एसीपी हैं। और सर, सबसे मतलब फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और स्टूडेंट को काफ़ी चीज़ें जो कि मुझे भी आई गॉट समथिंग न्यू ओवर हियर, आपसे बहुत कुछ हमें नया आज सीखने को मिला है, और स्टूडेंट को भी काफ़ी कुछ आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने मिला होगा। सो सर फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू सर। थैंक यू।